हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। देखिए, आज हम लोग पूरा टॉपिक नहीं कवर करेंगे और उस पर क्या करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें कि जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो भी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। देखिए, अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जिसको कि हमें आज पढ़ना है, तो ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है या एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि एक दिन में डेवलप हो गया है या 12 साल में, 10 साल में। इसको 2000 से भी ज़्यादा साल लगे हैं। कैसे? देखिए, हुआ क्या कि आपने सबसे पहले अभी ये बात करें अगर कि कुछ इस तरीके के फिनोमेना तो आपने देखे ही होंगे, वो जो डेवलपमेंट है उसकी बात करेंगे। बट अभी अगर हम लोग देखें तो जैसे कि लाइटनिंग है या फिर कॉम पे आपने ये देखा होगा कि अगर आपने कभी अपने ड्राई हेयर्स पर कॉम को रब किया या फिर जो स्केल होती है ना, बचपन में खेला होगा, हाँ छोटी क्लासेस पे खेला होगा, तो उस पर क्या किया होगा कि जो ग्लास स्केल जो होती है उसको अपने ड्राई हेयर पे रब करके फिर छोटे छोटे पीसेज ऑफ जो हम लोग के इसके क्या कहते हैं पेपर के पीसेज होते हैं उनको अट्रैक्ट होते हुए देखा है, हाँ या ना। या फिर ठंडियों के समय पर ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी आप कभी धूप में बैठे होते हैं और फिर अचानक उठकर नीचे जाते हैं, जब ठीक है आप बैठे हुए हैं, एक चेयर पे बैठे हुए हैं और वहाँ से उठकर आप जा रहे हैं जब नीचे, तो मेटल नॉब को, जैसे ही आपने डोर के मेटल नॉब को या रेलिंग को, किसी भी चीज़ को टच किया तो आपको एक शॉक लगता है। वो किस वजह से हो रहा है? या फिर ठंडियों में ही ब्लैंकेट्स वगैरह जब हम लोग ओढ़ते हैं तो उसमें चिट 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 की आवाज आती है। और स्पेसिफिकली किस तरीके के ब्लैंकेट्स, इस तरीके के ब्लैंकेट जो होते हैं, ठीक है, कॉटन वाले नहीं या प्योर वूल वाले नहीं, जो इस तरीके से कुछ सिंथेटिक होते हैं। इसमें आपने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी होंगी। साथ ही में आपने हो सकता है कि ऐसा भी कोई ऑब्जर्वेशन किया हो या ना किया हो, क्योंकि आजकल तो उस तरीके के टीवी देखने को नहीं मिलते जिन्हें सीआरटी टीवी कहते हैं। सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब वाली जो बड़ी सी टीवी आती थी, एक आगे उस पे ऐसा स्क्रीन और उसके पीछे बहुत ऐसा बल्ब सा होता था, निकला रहता था, ऐसे बड़ा सा हिस्सा निकला रहता था, हाँ या ना। तो वो कैथोड रे ऐसे टीवी कहलाती हैं। तो उन टीवी में एक्चुअल में क्या होता है कि अंदर एक कैथोड रे ट्यूब लगी होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आके यहाँ पर टकराते हैं। आपने देखिए इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा अपनी छोटी क्लास में, क्लियर, जे थॉमसन ने उसकी डिस्कवरी करी थी, आपने ये भी पढ़ा होगा। तो उसी को मैं बेस मानकर चल रहा हूं कि आपको ये जानकारी है, बट फिर भी मैं सब कुछ एक्सप्लेन अभी करूंगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आपने कभी अपना हाथ उसके सामने लाए, जो स्क्रीन है उसके सामने, तो जो रोए होते थे वो उठ जाते थे, खड़े हो जाते थे, ठीक है। अब वही कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया हो, क्योंकि आजकल ऐसे टीवी देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का ऑब्जर्वेशन था, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था, हमने इसको ऑब्जर्व किया था, हमारे घर में टीवी थी वाली, तो इस पे मैंने ऑब्जर्व किया था ये चीज। तो क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, किस वजह से हो रहा है, इसी तरीके के प्रश्न आए जब कि बहुत सालों पहले, कब, अराउंड 600 BC, यानी कि जो क्राइस्ट एरा हम लोग जहां से चालू होता है उसके 600 साल पहले की बात हो रही है, उससे 600 साल पहले की बात हो रही है। वहां पर एक थेल्स थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया चीजों को। क्या ऑब्जर्व किया था कि जैसे एम्बर, ठीक है, एम्बर एक हम लोग का रेजिन होता है, तो उन्होंने देखा कि एम्बर को अगर सिल्क या फिर वूल के साथ रब करते हैं तो वो क्या कर रहा था, स्मॉल पीसेस ऑफ जो स्ट्रॉ वगैरह थे, स्ट्रॉ जैसे कि धान जानते हैं आप, धान का जो पौधा बचता है बाद में, जब उससे सारे धान निकाल लिए जाते हैं, उसके बीज निकाल लिए जाते हैं, तो जो भी आखिरी पार्ट बचता है जिसको कि पुआल भी कहते हैं कहीं पर, तो उस तरीके के पीसेस, छोटे छोटे हल्के या सूखे पत्ते वगैरह, उन सबको ये अट्रैक्ट कर रहा था जब इस एम्बर को सिल्क या फिर वूल के साथ रब किया गया। तो वहीं से उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी और उसके बाद से धीरे धीरे स्टडी होती चली गई, बढ़ती चली गई, और जाकर आज जो हम लोग का ये पूरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो डेवलप हुआ। तो आखिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे क्या चीजें पढ़ते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे शब्द पढ़कर समझ पर आ रहा होगा, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और स्टैटिक्स यानी कि
रुका हुआ चीज है कोई है, ठीक है। जैसे स्टैटिक, 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 आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ, और इलेक्ट्रो से मतलब है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रुके हुए चार्जेस की वजह से जो भी फेनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात समझ पे आई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम लोग चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टी, उसकी वजह से दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स, या उस चार्ज की फील्ड, या उस चार्ज और जो दूसरा चार्ज है वहां पर उनका जो एक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हो रहा है, या एक चार्ज की पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, ये सभी कुछ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अब जाकर पढ़ते हैं। बट मैंने जैसे कहा कि ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, 2 दिन में, 100 साल में नहीं, ये बहुत सालों, 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ये चीज है जो कि अभी डेवलप होकर हमारे सामने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह, सब्जेक्ट की तरह मौजूद है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस कैसे हुई थी, क्या हुई थी, उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। एक बात और जो अभी मैंने दिखाया, जैसे लाइटनिंग या कॉम्ब का पेपर्स को अट्रैक्ट होना, या फिर जो वो मेटल नॉब को छूते हुए हमें करंट लगना, या फिर जो ब्लैंकेट वगैरह था उससे स्पार्क्स हमें दिखाई देना, ये सब किसकी वजह से होता है? स्टैटिक चार्जेस के डिस्चार्ज होने की वजह से होता है। क्लियर? आपने ऐसा सुना होगा कि ये सारे फेनोमेना जो हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के डिस्चार्ज होने की वजह से होता है। वो भी कैसे? स्टैटिक जो चार्जेस होते हैं उनके डिस्चार्ज होने की वजह से ऐसे फेनोमेना हमें देखने को मिलते हैं जहां पर एक बॉडी से चार्ज निकलकर दूसरी बॉडी में जाते हैं। तो जैसे मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, चार्ज, तो आखिर ये क्या है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे चार्ज जाते हैं, कब जाते हैं, कितने जाते हैं, क्यों, हमें इन सब प्रश्नों का जवाब चाहिए। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे इसकी हिस्ट्री में, जहां से कि ये पूरा डेवलप होकर सब्जेक्ट आया। क्लियर? तो देखिए, ये अगर हम लोग कहें तो ये बिल्कुल हमारी बात जाती है 600 BC पर, जहां पर थेल्स एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, या कह लीजिए कि डिस्कवर करी, कि अगर एम्बर क्या होता है? एक तरीके का रेजिन होता है जो कि हमें मिलता है पेड़ वगैरह से। क्लियर? तो अगर एम्बर को रब किया जाए वूल या फिर सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ या फिर वूल के साथ रब किया जाए, तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा था। वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा था। लाइट ऑब्जेक्ट्स कैसे कैसे? जैसे कि स्ट्रॉ या ड्राई लीव्स, ठीक है। ये सब यहां पर हमारे चीजें ड्राई होनी चाहिए, तभी ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया या डिस्कवर किया कि देखो यार ऐसा हो रहा है। तो वहां से अब प्रश्न आया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज इस पे रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह धीरे धीरे करते चीजें वहां से आगे बढ़ी। फिर कुछ समय बाद क्या किया गया, क्योंकि उस तरीके के फिनोमेना और भी लोगों ने ऑब्जर्व किए, बात समझिएगा, उसी तरीके के फिनोमेना जैसे कि थेल्स ने डिस्कवर किया था, उसी तरह के फिनोमेना बाकी लोगों ने भी क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो ये कहा गया कि जो दूसरे फिनोमेना है, ये वाला जो फिनोमेना है, इसी तरीके के जो दूसरे फिनोमेना है, जहां पर भी दो ऑब्जेक्ट को रब करने के बाद वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या दूसरे के साथ रिपल कर रहे हैं, या इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, वो सब बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हो रही थी वो बिल्कुल इसी के जैसी हैं जैसे कि एम्बर को सिल्क या वूल के साथ रब करने के बाद हो रही थी। तो लोगों ने क्या सोचा कि देखो ये कुछ हो रहा था, किसी वजह से हो रहा था, और ये जो सारे बाकी फिनोमेना है जहां पर कि हमें उसी तरीके के अट्रैक्शन वगैरह देखने को मिल रहे हैं जैसे कि इस केस में हो रहा था, तो हो सकता है कि जो चीज रिस्पॉन्सिबल हो ऐसे फिनोमेना के लिए, सेम चीज रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। तो लोगों ने क्या कहा कि ये सब हो रहा है किसी एक चीज की वजह से, और क्योंकि ये सारे फिनोमेना एम्बर से रिलेटेड थे, एम्बर से, और ग्रीक में एम्बर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये स्पेलिंग एकदम सही लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आज वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये बात हो रही है इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ग्रीक में एम्बर,
तो लोगों ने कहा कि ये सारे फेनोमेना जो हो रहे हैं वो सब किस वजह से हो रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहे हैं। यानी कि वो मान रहे थे कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एम्बर के साथ फेनोमेना हो रहा था। तो एम्बर को हम लोग ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां से शब्द निकल कर आया इलेक्ट्रिसिटी कि ये सारे जो चीजें हो रही हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है। तो अब बात समझ पे आई, जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो कहां से आया, कैसे आया, और उसका हम आज किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब वो उसका इनिशियली क्या मतलब था वो हम उसको भूल चुके हैं, और आगे आजकल हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी को सिंपली ये समझते हैं, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन या उसका कॉन्फ़िगरेशन, ये सब उस पर फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ रहे हैं आजकल। बात समझ पे आई? तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस ये सब जो है वो यहीं से चीजें निकल कर आई, क्योंकि ऐसा लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो चीज यहां पर हो रही है वैसी ही बाकी फिनोमेना पर भी हो रही, तो मान लिया कि ये भी उसी रीजन की वजह से होगा। तो क्योंकि ये एम्बर से रिलेटेड था, एम्बर को बोलते थे इलेक्ट्रॉन ग्रीक में, इसी से शब्द आ गया इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये सारे फिनोमेना किसकी वजह से हो रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहे हैं। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद जरूरत थी एक सिस्टमैटिक स्टडी करने की। ठीक है, अभी क्या था हम लोग के पास कि एक ऑब्जर्वेशन था एम्बर का, दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि बाकी जैसे मैंने अभी यहां पर बताया कि बहुत ढेर सारे ऐसे पेयर्स थे जो आपस में रब करने के बाद अट्रैक्ट करते थे, या दूसरे को किसी को रिपेल करते थे, या किसी और को अट्रैक्ट करते थे। ऐसे बहुत ढेर सारे यहाँ पर पेयर्स थे। बट जरूरत क्या थी हमें एक सिस्टमैटिक स्टडी की, क्योंकि अगर हमें पता है कि कहीं से किसी, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, वहां से उसके किसी एक पार्ट से पानी लीक कर रहा है, ठीक है, या कोई एक जगह है, कोई पहाड़ है, वहां से पानी निकल रहा है, तो हमें ये जानने का मन होगा ना कि पानी देखो आ कहां से रहा है। तो हम लोग ऐसे कैसे भी गेस करके नहीं बोल सकते कि ये पानी देखो यहां से आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा। हम सिर्फ गेस करके बोल सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो रहा हो, बट कुछ भी एक एक्यूरेटली बोलने के लिए हमें उसके पीछे एक सिस्टमैटिक स्टडी करनी होगी। तो वो क्या सिस्टमैटिक स्टडी थी जो इसके बाद करी गई, जिससे कि आज जो हम लोग पढ़ते हैं या जो भी पढ़ने वाले हैं उसका बेस हम लोग का डेवलप हुआ। तो अब देखिए, सिस्टमैटिक स्टडी में कुछ इस तरीके से चीजों को स्टडी किया गया। सबसे पहले क्या किया गया कि कुछ मटेरियल्स को लिया गया, जैसे कि सिल्क क्लॉथ, या फिर इसको वूल भी मान सकते हैं, ठीक है, वूल या फिर सिल्क क्लॉथ, कैट्स फर, प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड, ये 4 तरीके की चीजों को लिया गया। फिर क्या किया गया कि अगर ग्लास रॉड को रब किया गया वूल या फिर सिल्क के साथ, तो मैं यहां पर लिख दूं ग्लास रॉड को रब किया गया किसके साथ? वूल या फिर सिल्क। जब ऐसा किया तो ये जो ग्लास रॉड था, ये ग्लास रॉड और ये जो पीस ऑफ वूल या सिल्क था, उनको रब करने के बाद, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 ग्लास रॉड थे, इन दोनों को हमने इससे रब करा दिया, और उसके बाद इन ग्लास रॉड्स को पास में लाया गया। सबसे पहले क्या किया गया, एक ग्लास रॉड को यहां ले गए, रब कराया, उसको एक जगह पर रख दिया, मान लीजिए इसका नाम ए और इसका नाम बी, तो ए को पहले लाकर रख दिया, उसके बाद फिर उसके बाद बी को ले गए और बी को लाकर यहां पर रख दिया। तो जब ऐसे रखा तो इनमें क्या हुआ, हमें एक रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। समझिएगा फिर से, ग्लास रॉड लिया और वूल या फिर सिल्क लिया, ये 2 रॉड ग्लास के थे, इनको रब किया वूल या फिर सिल्क से। अब इन 2 ग्लास रॉड को जब पास ला रहे थे तो इनमें हमें देखने को मिला रिपल्सन। क्या देखने को मिला? रिपल्सन। क्लियर यहां तक? क्या देखने को मिला? रिपल्सन। जबकि इनको रगड़ने के बाद आपस में, इसको इसके साथ रगड़ा और इसको इसके साथ रगड़ा, और जब इनको ऐसे रगड़ा, उसके बाद जब इसको और इसको पास ला रहे थे तो ये आपस में क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट। यानी कि जब ग्लास रॉड और वूल या फिर सिल्क को पास ला रहे थे तो ये कर रहे थे अट्रैक्ट। तो यहां पर क्या हुआ? रिपल्सन, और यहां पर हुआ अट्रैक्शन।
क्लियर? एक तो फेनोमेना हमने ये ऑब्जर्व किया, ये चीजें ऑब्जर्व करी। उसके बाद दूसरा जो पेयर लिया वो चूज किया प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर। प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर, तो क्या लिया? प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर। अब इस प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर को जब हम लोग पास लेकर आए, ठीक है, यहां पर भी 2 प्लास्टिक रॉड चूज किए और कैट्स फर लिया हम लोग ने, ठीक। इसका भी नाम मान लीजिए दे दिया डी और ई। तो डी को पहले लेकर आया, इस पे रगड़ा, इसको रख दिया। उसके बाद ई को इस पे रगड़ा और इसको लाकर जब यहां पर लाए तो इनमें फिर से क्या देखने को मिला कि इस पे और इसमें रिपल्सन था। इसमें और इसमें क्या था? रिपल्सन था। जबकि इनको रगड़ने के बाद जब वापस पास में लेकर आए प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर को, तो इनमें क्या देखने को मिला? अट्रैक्शन। क्या देखने को मिला? अट्रैक्शन। ठीक है, बात समझ पे आई? ये इनमें हम लोग ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। उसके बाद अब देखिए, हम लोग के पास है 4 चीजें। क्या क्या है? ग्लास रॉड, वूल या फिर सिल्क, कैट्स फर और प्लास्टिक रॉड। अभी सिर्फ हम लोग चूज कर रहे हैं, क्या किए हैं कि ग्लास रॉड और वूल और सिल्क का हम लोग ने कंपैरिजन देखा, फिर प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर का देखा। इसी में अब ये जो यहां पर ये चीजें बन गई हैं, इनको रगड़ने के बाद के केस थे ये सारे, ये वाले, ठीक है। इनको आपस में अगर हम लोग क्या करें, नजदीक लाएं, तो फिर क्या देखने को मिलेगा, क्या ऑब्जर्व होगा? अगर उसकी बात करें तो क्या देखा गया कि ये जो प्लास्टिक रॉड थी, अगर इस ये रगड़ने के बाद वाली जो प्लास्टिक रॉड थी, उस प्लास्टिक रॉड को अगर पास लाया गया ग्लास रॉड के, अगर क्या किया गया? ग्लास रॉड के पास लाया गया, तो उस केस में ये दोनों कर रहे थे अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींच रहे थे, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर क्या देखा गया कि अगर प्लास्टिक रॉड, ठीक है, अगर प्लास्टिक रॉड और जो हम लोग के पास ये था सिल्क, ये वाला रगड़ने के बाद वाला, ठीक है, रगड़ने के बाद वाला जो सिल्क था, उसको अगर हम लोग के पास ला रहे थे, प्लास्टिक रॉड और सिल्क को, या सिल्क या फिर वूल, तो इसमें हमें रिपल्सन देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिल रहा था? रिपल्सन। तो क्या यहां पर समझ पे आया? क्या चीजें समझ पे आई? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इसी में एक और केस बनता है जहां पर कि हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाले थे रगड़ने के बाद वाले ग्लास रॉड, इनको लाया गया कहां पर? नजदीक कैट्स फर के। किसके पास? कैट्स फर के पास लाया गया। तो जब इसको कैट्स फर के पास लाया गया तो इस पे देखने को मिला रिपल्सन। ठीक है, बात समझ पे आई? तो क्या हुआ अब देखिए, फिर से मैं इसको समराइज कर दूं, और क्योंकि इसको यहां से समझने से हम लोग को क्या होगा, समझ पे आएगा कि जो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं वो उनका ओरिजिनेशन कैसा है, वो कैसे उनका नाम पड़ा, और अब हम लोग उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं फिर से स्टार्टिंग से ये जो सारी एक्टिविटी की गई है, जो सिस्टमैटिक स्टडी की गई, इसको फिर से मैं दोहराता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले क्या किया गया? लिया गया 2 ग्लास रॉड और साथ में वूल या फिर सिल्क। क्लियर? उसके बाद एक ग्लास रॉड को रब किया और यहां पर रख दिया, उसके बाद दूसरा ग्लास रॉड लिया, वूल या फिर सिल्क के साथ रब किया और उसको यहां पर ले आए। यहां पर जब दोनों को लाए तो क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रीफाई हो चुके थे, ये दोनों आपस में शो करने लगे रिपल्सन, जबकि ये और ये जिनको कि हम लोग ने रब कर रखा था आपस में, वो क्या कर रहे थे? अट्रैक्शन शो कर रहे थे। फिर एक दूसरा पेयर लिया जहां पर कि मौजूद थे प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर। तो प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर को जब आपस में रगड़ा तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब इसको रगड़कर यहां पर रख दिया, उसके बाद दूसरे को रगड़कर यहां पर लाया, तो यहां पर देखने को मिला रिपल्सन। और उसके बाद जब इस प्लास्टिक रॉड को और कैट्स फर को पास में लाया तो देखने को मिला अट्रैक्शन।
ठीक है, यहां तक बात समझ पे आई। तो अभी तक दो चीजें निकल कर आ रही हैं कि इनमें से कोई आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी कुछ निकल के आया नहीं आया। तो अब क्या किया गया कि अब क्योंकि हमारे पास 4 तरीके की चीजें थी, तो इनको आपस में और तरीके के पेयर बनाकर देखे गए कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं। तो ये जो चार्ज्ड वाले प्लास्टिक रॉड था और ये चार्ज्ड वाले जो ग्लास रॉड थे, इनको जब पास में लेके आए तो ये दोनों करने लगे अट्रैक्ट एक दूसरे को। ठीक है, क्या करने लगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। उसके बाद जब एक प्लास्टिक रॉड और इस वूल या फिर सिल्क को पास लाए तो ये करने लगा रिपल्सन। ये क्या शो करने लगा? रिपल्सन। उसी तरीके से जब एक ग्लास रॉड इस चार्ज वाले को और सिल्क इस कैट्स फर को पास लेकर आए तो ये भी क्या शो करने लगा? रिपल्सन। ठीक है, तो इससे बात क्या निकल कर आई कि हमने पहले तो जो पेयर्स थे उनको आपस में ऐसे पास लाकर देखा रगड़ने के बाद, और इनको आपस में पास लाकर देखा तो दो चीजें निकल कर आ रही थी, रिपल्सन और अट्रैक्शन उनके बीच में। उसके बाद फिर जब इनको आपस में ये इन दो पेयर से ऐसे क्रॉस कराया, मतलब इधर से इसको मिलाकर देखा और इसको इस पे मिलाकर देखा, तब भी हमें सिर्फ दो ही तरीके की चीजें देखने को मिली, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसके अलावा कुछ और देखने को नहीं मिला। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि सिर्फ दो तरीके की चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि इस पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकती हैं, और उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ गए? अभी तक सिर्फ ये था, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस पे अभी कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ ये कहा गया कि दो तरीके की एंटिटीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ दो तरीके की एंटिटीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे फिनोमेना के लिए, कि कहीं पर अट्रैक्शन हो रहा है, कहीं पर रिपल्सन। समझ गए? मतलब कि इनके अंदर कोई चीज है जो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्रिएट कर रही है। ओके, तो क्योंकि हम लोग के पास दो चीजें हो रही थी, एक अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो कहा गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन भी दो तरीके का होगा। ठीक है, क्या कहा गया? इलेक्ट्रिफिकेशन भी दो तरीके का होगा, जहां पर कि एक जगह देखने को मिलेगा अट्रैक्शन और एक जगह देखने को मिलेगा रिपल्सन। और यह बात निकल कर आई कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो करेंगे एक दूसरे को रिपल, और जो अनलाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। अभी तक जो आज हम लोग प्लस माइनस के फॉर्म पे पढ़ते हैं ना, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अभी तक उसका जिक्र भी नहीं हुआ। अभी तक मैंने उसका जिक्र भी नहीं किया। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ अभी तक बोला ही नहीं। सिर्फ मैं बोल रहा हूं लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। क्लियर? तो देखो, हर बार किसी को लाइक चार्ज बोलना, किसी को अनलाइक चार्ज बोलना, और उस पे लाइक चार्जेस हैं तो किस तरीके के हैं, किस तरीके के नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा था? क्लस्टर क्रिएट कर रहा था। ठीक है, जो चीजें थी वो हम लोग आसानी से स्टडी नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज को दूर किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ चीजें कन्वेंशन क्रिएट करके। ठीक है, कुछ चीजों से कन्वेंशन क्रिएट करके, और वो कन्वेंशन क्या था उसको अब समझते हैं हम लोग। ठीक है, उन्होंने कहा कि दो तरीके के पोलैरिटी ऑफ चार्ज होते हैं। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब देखो, इस पोलैरिटी शब्द का क्या मतलब होता है वो जान लेते हैं, क्योंकि देखो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स वगैरह, वो आसान हो जाएगा समझना जब हमें पता होंगे उनसे रिलेटेड जो ये शब्द होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी का मतलब ये होता है, देखिए, जैसे आप लोग ने सुना होगा अर्थ के दो पोल, एक नॉर्थ और एक साउथ, हाँ या ना? तो क्या नॉर्थ और साउथ मिल सकते हैं आपस में? नहीं। मतलब कि क्या है कि जो नॉर्थ और साउथ है वो दो अपोजिट जगह पर है, दो अपोजिट नेचर है उनका। क्या है? दो अपोजिट नेचर है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि भीड़ है, बहुत ज्यादा कहीं पर भीड़ है, ठीक है, और कोई आके कहा कि बताओ भेलपूरी कौन खाएगा और पानी के बतासे कौन खाएगा?
भीड़ दो हिस्सों में बट गई। ठीक है, भीड़ दो हिस्सों में बट गई। कुछ लोग हो गए कैसे, भेलपूरी खाने वाले, और कुछ लोग हो गए पानी के बतासे खाने वाले। तो उनमें क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। जो भीड़ अभी तक मिली हुई थी वो अब दो अलग नेचर शो कर रही है। ठीक है, वो दो क्या कर रही है, दो अलग नेचर शो कर रही है। समझ गए? तो यही चीज है यहां पर पोलैरिटी के साथ, चार्जेस के साथ, कि उनके पोलैरिटी की अगर बात करें तो देखो क्या हुआ कि हम लोग ने ये माना कि दो तरीके के चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये माना कि दो तरीके के चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनमें से जो लाइक चार्जेस हैं वो आपस में रिपल्सन शो करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन शो करते हैं। यहां तक बात पहुंची थी। तो इसी में ये माना गया, ये कन्वेंशन दिया गया कि जो चार्जेस हैं वो दो तरीके के हैं। जो चार्जेस हैं वो खुद में दो तरीके के हैं, और बाय कन्वेंशन ये मान लिया गया कि ग्लास रॉड के अंदर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव नेचर का, और जो कैट्स फर के अंदर चार्ज है वो है पॉजिटिव नेचर का। प्लास्टिक रॉड या फिर सिल्क के अंदर जो चार्जेस हैं वो है निगेटिव, और सिल्क या फिर वूल के अंदर जो चार्ज है वो है निगेटिव। जो मतलब डेवलप हुए, जो चार्जेस वो डेवलप हुए, पहले वो चार्ज नहीं थे बट उनको रगड़ने के बाद उस पर चार्ज अपीयर हुए। तो कैट्स ग्लास रॉड या फिर कैट्स फर, प्लास्टिक रॉड या सिल्क क्लॉथ, इन सब में दो तरीके के चार्जेस को बताया गया, उनकी पोलैरिटी को डिस्क्राइब किया, और मान लिया गया कि ग्लास रॉड की जो पोलैरिटी है या कैट्स फर के जो चार्जेस वहां पर हुए उनकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, और प्लास्टिक रॉड और सिल्क रॉड में जो चार्जेस है उनकी पोलैरिटी निगेटिव है। ठीक है, इस हिसाब से पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गए, लाइक चार्जेस। पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक हो गए, निगेटिव निगेटिव लाइक हो गए, और निगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव निगेटिव अनलाइक चार्जेस हो गए। ये बन गए पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस, और ये बन गए पेयर ऑफ लाइक चार्जेस। ठीक है, अभी आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है वो समझ पे नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ पे आया होगा? अगर आपने उस टाइम समझ भी लिया होगा तो आपको याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि प्रॉब्लम ही यही थी कि हम लोग के पास डेटा इतना ज्यादा हो जा रहा था कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, मैथमेटिकली चीजों को रिप्रेजेंट करके उसको समझने के लिए। ठीक है, इसी वजह से ये जो चार्जेस थे उनको कहा गया कि दो तरीके के चार्जेस, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। ग्लास रॉड वाले में पॉजिटिव चार्ज मान लो, कैट्स फर में पॉजिटिव चार्ज मान लो, प्लास्टिक रॉड में निगेटिव मान लो, सिल्क क्लॉथ में निगेटिव मान लो। और ये सब जो निकाला था वो बैठ के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वही जो ऑब्जर्वेशन अभी जो मैं बताकर आया हूं उन्हीं के उससे निकाला था। जब उन्होंने ऐसा मान लिया, पॉजिटिव यानी कि जैसे प्लस का नंबर होता है, ठीक है, और माइनस यानी कि माइनस जैसे नंबर होता है कोई, जैसे +2 या -2 है हमारे पास, उनको अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बिल्कुल वही चीज यहां पर भी उन्होंने कुछ बनाने की कोशिश करी, क्योंकि इसी की वजह से ही आगे जो चीजें हुई वो बहुत आसान हो गई। क्लियर? तो मैथमेटिक्स का यूज करने से, क्योंकि एक मैथमेटिक्स जो है हम लोग का वो एक टूल है जो कि चीजों को आसान कर देती है, हैंडल करना, जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको स्टडी करना वो आसान कर देती है। तो अब चलते हैं वापस थोड़ा सा, ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा वापस, और जो भी अभी मैंने बताया था उसको पॉजिटिव या निगेटिव मानकर पढ़ते हैं, तो देखिएगा कितना आसानी से आपको वो चीज समझ पर आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये यहां पर था। अभी देखो क्या था कन्वेंशन हम लोग का कि जो ग्लास रॉड है उस पे है पॉजिटिव चार्ज, उसमें है पॉजिटिव चार्ज, बना दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और वूल या फिर सिल्क में क्या था, निगेटिव चार्ज। क्लियर? यानी कि अगर इनको आपस में रगड़ दिया, इनको आपस में रगड़ा, जिसमें कि पहले कोई भी चार्ज नहीं थे, ये चार्ज नहीं थे, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं थे इनमें, बट इनको आपस में अगर रगड़ दिया तो ग्लास रॉड में आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क या फिर वूल में आ जाएंगे निगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर यहां पर
प्लास्टिक रॉड के साथ जब देखा गया तो ये माना गया कि प्लास्टिक रॉड पे जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, निगेटिव हैं। कैसे चार्जेस हैं, निगेटिव। और ये कब आ रहा है, जब प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर के साथ रब किया जा रहा है तब। और कैट्स फर पे कैसे आ गए, पॉजिटिव। तो अब देखो समझना कितना आसान हो गया। हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा क्या, रिपल्सन, निगेटिव निगेटिव करेगा रिपल्सन, पॉजिटिव निगेटिव करेगा अट्रैक्शन, या फिर निगेटिव पॉजिटिव करेगा अट्रैक्शन। तो देखिए सिंपली बन गया। प्लास्टिक रॉड आपस में रिपेल कर रहे थे, क्यों? क्योंकि दोनों में थे निगेटिव चार्जेस। इस वजह से वो सेम चार्जेस होने की वजह से, सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज होने की वजह से, सेम नेचर के होने की वजह से वो क्या कर रहे थे, रिपल्सन शो कर रहे थे। इसी तरीके से जो प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर था वो अट्रैक्शन शो कर रहे थे, क्योंकि प्लास्टिक रॉड में था निगेटिव चार्ज और कैट्स फर में था पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें क्या होगा, क्योंकि ये अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, देखिए अब कितना आसान हो गया। जब हम लोग आगे बढ़े, वहां मैथमेटिक्स का यूज किया और फिर उससे चीजों को समझे, तो कितना आसान हो गया। है ये वही चीज जो हो रही थी, बस उसको अब मैथमेटिक्स की हेल्प से हम लोग आसानी से समझ रहे हैं। क्लियर? तो इस चीज को यहां पर अगर देखें तो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जब पास आ रहा है तो क्या कर रहा है, रिपल्सन शो कर रहा है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है ग्लास रॉड और ये है नेगेटिव, तो ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। बहुत आसान है। इसी तरीके से क्योंकि ग्लास रॉड जो होता है हम लोग का, उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लास्टिक रॉड होता है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, इस वजह से आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। रिपल्सन हो रहा था प्लास्टिक रॉड जिसमें कि था नेगेटिव चार्ज, और जो ये हम लोग का वूल या फिर सिल्क था उसमें था नेगेटिव चार्ज, इस वजह से ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे थे। इट्स सो सिंपल। हो गया ना, सिंपल। सेम चीज मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, बट उस समय दिमाग में चीजें जा नहीं रही थी, बट अब उसको समझना आसान हो गया मैथमेटिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हम लोग का एज अ टूल यूज होता है बहुत ज्यादा। क्लियर? अब देखिए यही ग्लास रॉड अब बचा, इसको आप आसानी से बता सकते हैं कि यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये रिपल्सन हो रहा है, तो भी हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो होगा ना, अब क्योंकि इस पे रिपल्सन हो रहा है तो इस पे भी पॉजिटिव ही होगा, और क्योंकि ये कैट्स फर है तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है। अभी आपने एक चीज ध्यान दी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये पॉजिटिव था और इसका रिपल्सन हो रहा था, ये जो कैट्स फर आया था इसका रिपल्सन हो रहा था, यानी कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि ये जो ग्लास रॉड था इस पे पॉजिटिव चार्ज थे और ये शो कर रहा था रिपल्सन, ये जो था हम लोग का कैट्स फर, यानी कि कैट्स फर पे भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि हम लोग यही तो मान के चल रहे हैं कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल कर रहे हैं। और अगर रिपल्सन हो रहा है तो जस्ट अपोजिट भी बोलेंगे कि उसमें सेम चार्जेस होंगे, इसी वजह से वो रिपल्सन शो कर रहे हैं। यानी कि अब अगर एक बार हम लोग का कन्वेंशन बन गया है कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव होंगे, वूल या सिल्क में निगेटिव होंगे, कैट्स फर में पॉजिटिव और प्लास्टिक रॉड में निगेटिव होंगे, तो अब कोई भी चीज लाई जाए इनके पास, अब कोई भी चीज लाई जाए इनके पास जो कि कैसी हो, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, हम उसके बता सकते हैं कि उस पर पॉजिटिव है या निगेटिव। कैसे? बिल्कुल इस चीज का इस्तेमाल करके जो कि मैंने अभी यहां पर रीजनिंग दी। ठीक है, नहीं समझ पे आया? फिर से बताता हूं कैसे। देखिए यहां पर क्या कहा मैंने कि जो हम लोग के पास ग्लास रॉड है, ठीक है, क्या है, ग्लास रॉड, उसमें है पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास, कोई ऑब्जेक्ट ए और दूसरे तरीके का ऑब्जेक्ट वो बी, इन दोनों को आपस में आपने रब किया। क्या किया? रब किया। अब आपको नहीं पता किस पे पॉजिटिव है किस पे निगेटिव है, क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आप ए को लेकर आएंगे इसके पास। अगर ए यहां पर लाने पर रिपल करेगा तो हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपल करने का मतलब कि अगर रिपल्सन हो रहा है, अगर रिपल्सन हो रहा है तो इस ए में भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। समझ गए? और यहीं पर यह चीज आ जाएगी कि अगर मैं इस बी को यहां पर लाता, क्या करता, इस बी को यहां पर लाता, तो क्योंकि वो अट्रैक्शन शो करेगी, अगर ए पे पॉजिटिव है तो, अगर ए में पॉजिटिव है तो
और ये रिपल्सन शो कर रही है तो ये अट्रैक्शन शो करेगी, क्योंकि इस पे मौजूद होगा निगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग अब किसी भी दूसरे बॉडी के चार्जेस बता सकते हैं कि उनमें पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव, कैसे कंपेयर करके जो भी हम लोग ने अपने कन्वेंशन डेवलप किए थे उनसे, उन चीजों से। बात क्लियर हुई? तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस पे, पॉजिटिव निगेटिव ये सब जो हम लोग ने पढ़ा है, उसको लेकर आगे चीजें समझते हैं कि आगे क्या हम लोग इस पे जानेंगे। तो टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ये सब हम लोग देख लिए, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस भी देख लिया, और ये भी जान गए कि जो पॉजिटिव होते हैं वो रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं। न्यूट्रल में कोई फोर्सेस नहीं होता। न्यूट्रल यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों सेम अमाउंट पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनमें टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, इस वजह से न्यूट्रल है, और यहां पर निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी तक जो भी चीज बताई गई उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नेचर है, नेचर में 2 तरीके के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और किसी भी बॉडी में ये दोनों के दोनों मौजूद रहते हैं सेम अमाउंट में। क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों मौजूद होते हैं सेम अमाउंट में, जिसकी वजह से इनका जो टोटल चार्ज होता है वो होता है 0। क्लियर? ये क्या होता है? 0 होता है। बट जब किसी दूसरे तरीके का मटेरियल यहां पर लाया जाता है और एक सुटेबल मटेरियल होता है, उसको जब आपस में क्या कराते हैं, रब कराते हैं, तो इनमें क्रिएट होता है इम्बैलेंस, और कुछ चार्ज इसके निकलकर, जैसे मान लीजिए एक चार्ज निकलकर यहां आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये वाली अब जो बॉडी है इसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, वो भी निगेटिव वाला, और इस पे एक चार्ज आ गया पॉजिटिव वाला। ठीक है, आया कहीं से नहीं, बट क्योंकि डिफिशिएंसी हो गई निगेटिव की, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज हो गया ना ये वाला, तो यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस तरीके से हम लोग के जो होते हैं वो चार्ज्ड पेयर फॉर्म होते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट के पेयर फॉर्म होते हैं। और क्या ध्यान रखना है कि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव 2 तरीके के चार्ज है, अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वो दोनों बॉडी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कोई भी 2 बॉडी ले लो, उनमें अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो रिपेल करेंगे, अगर उनमें निगेटिव निगेटिव है तो वो भी रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो वो रिपेल नहीं करेंगी, वो रिपेल नहीं करेंगी, वो करेंगी अट्रैक्शन। वो क्या करेंगी? वो करेंगी अट्रैक्शन। क्लियर? बात समझ पे आई? तो यहां तक अभी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। वो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो बताना जरूरी था, वरना ये लगता है कि जो सब्जेक्ट आज है वो वैसा का वैसा ही है, ना तो इसमें कोई डेवलपमेंट हुआ, ना तो आगे डेवलपमेंट होगा। बट हमें ये ध्यान रखना है साइंस को पढ़ते हुए कि वो कोई एक ऐसी फिक्स्ड चीज नहीं है। क्लियर? उसका डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो आज जो चीजें हमें पढ़ रहे हैं वो आज के हिसाब से सही है, कल हो सकता है वो चेंज हो जाए। गलत नहीं कहेंगे, कहेंगे कि चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, धीरे धीरे उनमें सुधार होता जाए। ठीक है? आप जैसे आज हैं कल उससे बेहतर होंगे, तो आज खराब थोड़ी ना है आप अच्छे हैं आज, पर कल बेहतर है। उसी तरीके से साइंस के साथ होता है, आज जो है वो सही है पर कल बेहतर होगी। क्लियर? समझ गए? इसी वजह से हम लोग का एक बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए साइंस को पढ़ने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, सिर्फ पढ़कर एग्जाम पास करने के लिए नहीं। अब देखिए आगे इस पे देखते हैं कि देख लिया हम लोग ने अलग अलग तरीके की बॉडीज हैं, उनमें अलग अलग तरीके के हम लोग के इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है, कहीं पर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हो रहा है चार्जेस की वजह से, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कर लिया। बट फिर भी अगर हमें जानना हो कि यार देखो सब तो हो रहा है, बट उसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक एपरेटस होता है जिसको कि कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये शो करता है कि किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है, और है तो कितना ज्यादा है किसी दूसरे के कंपैरिजन में। क्लियर? और ये चीज और अच्छे से समझ पर आएगी जब हम लोग कुलाम्स लॉ पढ़ेंगे। बट फिर भी अभी मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कैसे ये वर्क
करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का नाम सुना है, वो क्या करता है? माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, या टेलीफोन, ये तो नाम सुना ही होगा ना, वहां से चलते हैं। देखो टेलीफोन, फोन बातचीत से मतलब है फोनिक, और टेली मतलब दूर। तो हम लोग जब टेलीफोन की बात करते हैं, टेलीफोन के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं किसी दूर किसी जगह पर बात कर रहे हैं। तो टेली यानी कि दूर से मतलब है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप यहां पर स्कोप यानी कि देख रहे हैं, टेली यानी कि दूर, दूरबीन जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर स्कोप हमें पता चल गया कि यह है देखने से मतलब, ये क्या है, देखना है हमें इस पे। स्कोप यानी कि देखना समझना ये सब है, और टेली का मतलब है दूर। तो स्कोप तो हो गया हमारा देखना, बट यहां पर आगे लगा हुआ है इलेक्ट्रो। क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो यानी कि चार्जेस को देखना। अब देखो चार्जेस दिखाई नहीं देते, बट उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें दिखाई देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि हमें किसी चार्ज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है वो पता चल जाए किसी चीज को चेंज होता हुआ देखकर। तो वो चीज क्या होती है, आइए समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप देखते हैं कि चार्जेस कितना है कितना नहीं है। तो अब बात आ रही है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। गोल्ड लीफ से मतलब है, देखो गोल्ड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल होता है। मैलिएबल यानी कि उसको बहुत पतली पतली सीट्स पे ब्रेक नहीं मतलब फैलाया जा सकता है। ठीक है, गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है तो उसको बहुत बड़ी सीट्स पे स्प्रेड किया जा सकता है। क्लियर? यानी कि जो गोल्ड है उसकी बहुत पतली फाइल बनाई जा सकती है। तो अगर वो ऐसा किया जा सकता है तो उसी को हम लोग कह देते हैं गोल्ड लीफ। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है, पूरे इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में मौजूद होती है गोल्ड लीफ, जो कि रखी होती है एक मेटल के रॉड से। ठीक है, एक ऐसा एल शेप का या जे शेप का कह लो, जे शेप का ऐसा मेटल रॉड होता है, और उस मेटल रॉड के ऊपर एक ऐसी स्ट्रिप रखी होती है गोल्ड की। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रिप रखी होती है ऐसे मोड़ के। मान लो कि ये स्ट्रिप थी, उसको ऐसे मोड़ के रख दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला, ये ब्लू कलर का जो बना हुआ है, ये पूरा यही स्ट्रक्चर है। अंदर तरफ ये रखा हुआ है इस शेप का कुछ बन के। ठीक है, और बाहर इसके इस बना रहता है ये मेटल नॉब, और ये पूरा रखा रहता है एक ग्लास बॉक्स के अंदर, ताकि उस पर किसी भी तरीके से हवा ना लगे और बाहर जो चीजें हैं उसके साथ वो इंटरेक्ट ना करे। यहां पर रबर वगैरह लगी रहती है ताकि अंदर वो आइसोलेट रहे, हवा अंदर बाहर ना हो, क्योंकि ये गोल्ड फाइल है, बहुत हल्का है, वो उड़ जाएगा। तो बस ये ऐसा रखा रहता है। उसके बाद अब इस मेटल नॉब पे जब कोई चार्ज्ड बॉडी लाई जाती है, तो लेट अस सपोज कोई एक चार्ज्ड बॉडी है, उसको इससे टच कराया गया। तो जिस पार्ट पर टच कराया गया वो क्या होगा कि अगर ये मेटल नहीं है तो ये क्या करेगा, जिस पार्ट पे टच हुआ है उतने चार्जेस यहां पर आ जाएंगे। और अब क्योंकि ये यहां पर कुछ चार्जेस आ गए, तो वो चार्जेस यहां से नीचे ट्रेवल करेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है, और वो चले जाएंगे इस गोल्ड लीफ के दोनों हिस्सों पर। अब समझिए कि ये जो दो गोल्ड ऐसे फाइल हैं, ठीक है, मतलब एक है बट उसके दो हिस्से हैं, इधर भी पॉजिटिव आ गया, इधर भी पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये ऊपर से आया था पॉजिटिव और दो जगह पर जाने की उसके पास क्षमता थी, तो दोनों जगह पर चला गया। और क्योंकि सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये दोनों जगह पर सेम अमाउंट पर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब क्योंकि ये यहां पर दोनों में आ गया है सेम चार्ज, सेम पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल। और ये जैसे ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसकी वजह से यहां पर ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी लीफ के बीच में, वो ऐसे बढ़ेगी। वो क्या होगी, ऐसे बढ़ेगी। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी में चार्ज है या नहीं। मतलब कोई एक बॉडी लेकर आए, इसके मेटल नॉब पे टच किया, और अगर ये जो गोल्ड लीफ है या गोल्ड फाइल है वो ऐसे स्प्रेड हो गई, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी में चार्ज है। और अगर ये जो बॉडी है वो क्या करे, ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि दो बॉडी है ए और बी, ए को लेकर आए उसकी वजह से यहां पर ज्यादा रिपल्सन मिला, और बी को लेकर आए उसकी वजह से कम। यानी कि ए पे जो चार्जेस थे वो ज्यादा थे, क्योंकि जब ज्यादा अमाउंट पे चार्ज होंगे तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा।
ठीक है, क्लियर। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से रिलेटेड चीजें। अब बात आती है हम लोग की कि देखो, मैं अभी कई जगह पर मैंने इस्तेमाल किया है जहां पर बोला कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, या 2 चार्ज 3 चार्ज, इस तरीके से। तो क्या इससे भी रिलेटेड कोई हम लोग के पास मैथमेटिक्स है जिससे कि हम डील कर सकें? ठीक है, क्या हम लोग ने ऐसा कुछ बना रखा है जिससे कि हम लोग जो ये सारी चीजें हो रही हैं उनको डील कर सकें बहुत आसानी से? तो बिल्कुल वो बनता है हम लोग का, वो जो आता है वो आता है टॉपिक हम लोग का बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस का। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर क्या क्या हो जाता है कि जो चार्जेस हैं वो अपने साथ कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। प्रॉपर्टी यानी कि वो इस तरीके के नेचर को शो करेंगे, कुछ चीजें हैं जो कि वो हमेशा फॉलो करेंगे। तो क्या होता है वो हम लोग अगले जो आगे वाली स्लाइड्स हैं उनमें देखेंगे। बट अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में, क्योंकि मैंने अभी ये इनको भी जिक्र किया था जहां पर कि इस पे बोला था, इस जगह पर, कि अगर ये इंसुलेटर है और वो चार्ज्ड है, या और ये जो है वो एक हम लोग का पूरा कंडक्टर होता है। तो ये जो 2 शब्द मैंने बोले, कंडक्टर और इंसुलेटर, आपको अपनी छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग चीजें पता होंगी, बट फिर भी मैं इसको एक बार रिवाइज करूंगा, एक बार बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे उस पर। तो देखो, कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने थ्रू इन चार्जेस को आसानी से फ्लो होने देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैंने एक चार्ज इधर पुट किया तो वो चार्ज क्या होगा, थ्रू आउट द बॉडी ऐसे ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, या फिर इस चार्ज को पुट किया तो ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जबकि इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर में पहले तो कंडक्टर में जैसे ही हम लोग ने यहां पर रखा, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें जिस जगह पर चार्ज रखा जाता है, किसी भी तरीके से जब पुट किया जाता है, तो उस वहीं पर ही वो मौजूद होते हैं, वो कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। ठीक है, वो कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, वो जिधर पुट कर दिए गए, जहां पर वो अपीयर हुए वो वहीं पर रहते हैं, वो ट्रेवल नहीं करते। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर्स या फिर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जैसे कि रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड और ड्राई वुड। देखो, वुड के सामने ड्राई लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है। सारी वुड्स हम लोग की इंसुलेटर नहीं होंगी। अगर उनमें वो गीली है, उसमें नमी है, तो क्योंकि उस पे नेचर में रखा हुआ था, कहीं खुली जगह पर रखी हुई थी, तो उस पे सॉल्ट्स भी मौजूद होंगे, और सॉल्ट्स बना देते हैं उस वाटर को कंडक्टिंग, जिसकी वजह से उस पे कोई भी चार्ज क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ड्राई वुड हमारा एग्जाम्पल होता है इंसुलेटर का। तो कभी भी देखिए, फॉर द सेफ्टी पर्पज आप कभी भी वुड को एज अ इंसुलेटर मान के मत चलिए। क्यों? क्योंकि उस पे वुड है, पेड़ से आई होगी, पेड़ है, उस पे पानी रहा होगा, पानी है, साथ में मिनरल्स हैं, उस पे सॉल्ट्स हैं, तो वो हमारा कभी भी एज अ इंसुलेटर वर्क नहीं करेगा। तो अब अगर आप वहां पर ढूंढने बैठे ड्राई वुड है या वो गीली वुड है, तो कभी धोखा खा सकते हैं आप। जैसे कि मैं ये क्यों बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग पर एक चीज आई कि कभी होता है ना ऐसे कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा होता है और आपको उसको छुड़ाना होता है, कुछ चीज नहीं मिलती, आप लकड़ी उठाकर मार रहे हैं। अब वो आपने लकड़ी ध्यान नहीं दी कि वो लकड़ी खुद में ड्राई है या नहीं, आपने उसको छुड़ाने की कोशिश करी और आप खुद इलेक्ट्रोक्यूट हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, आप कभी भी जो वुड है उसको ऑप्शन में मत रखिए। क्लियर? ये था मेरा रीजन ये बताने का। अब देखते हैं, तो जो सी वाटर है या स्टील है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सिल्वर, ये सब हम लोग के कंडक्टर्स होते हैं। यहां तक आई थिंक चीजें समझ पे आ गई होंगी। तो अब बढ़ते हैं जो हम लोग की बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस थी, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में। देखो, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, वो ये है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो अब समझ पे आ रहा होगा क्या है, कहां से नाम आया, क्या हुआ। ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी जगह पर बहुत ढेर सारे चार्ज हैं, जिसमें कि एक है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, Q4, Q5, इस तरीके से करते करते अप टू Qn है। अब देखो, हम लोग आगे की स्टडी में जो भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे चार्जेस का, उसको रिप्रेजेंट करेंगे Q से।
ठीक है, जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में एक्स वेरिएबल लेते थे ना, और उससे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स पेन को रिप्रेजेंट करते थे, या एक्स बैट को रिप्रेजेंट करते थे, या कुछ भी करते थे। 10th क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा में, जहां पर कि आप क्या करते हैं, चीजों को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से हम लोग यहां पर रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं क्यू का, इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? तो क्यू अगर कहीं पर लिखा हुआ है या क्यू कहीं पर लिखा हुआ है, यानी कि वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के चार्जेस हैं और इनकी कुछ अपनी अपनी वैल्यू है, इनका खुद का मैग्नीट्यूड भी होता है, तो अगर इनकी वैल्यूज हैं, तो जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 अप टू Qn। यानी कि अगर यहाँ पर 5 माइक्रोकुलम्ब है, यहाँ पर 4 माइक्रोकुलम्ब है, यहाँ पर 3 माइक्रोकुलम्ब है, इस तरीके से है, और हमें इनका टोटल बताना है कि कितना होगा। ठीक है, इन 3 चार्जेस का टोटल कितना चार्ज होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 5 प्लस 4 प्लस 3 और माइक्रोकुलम्ब, और यहां से ये निकल कर आ जाएगा 5 3 8 4 12 माइक्रोकुलम्ब। ठीक है, तो अब देखिए कुलम्ब क्या है। कुलम्ब है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? जैसे कि न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की, 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन, उसी तरीके से कुलम्ब भी यूनिट होता है चार्ज का। किसी भी बॉडी में जो चार्ज आता है वो कुलम्ब आता है कि इतना कुलम्ब चार्ज, इतना कुलम्ब चार्ज। क्लियर? और ये जो म्यू लिखा हुआ है, म्यू, इसका मतलब है 10 टू द पावर -6। ये एक मल्टीप्लायर है, या कह लीजिए एक फैक्टर है जो कि इससे मल्टीप्लाइड है। तो ये बनती है एक यूनिट जो कि छोटी यूनिट है, और डेली लाइफ में जो हम लोग को देखने को मिलेगी वो इसी ऑर्डर की ही मिलेगी, क्योंकि कुलम्ब एक बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, कुलम्ब जो एक कुलम्ब यूनिट होती है चार्ज की, वो बहुत बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है अभी वो आपको समझ पे आ जाएगी जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक यूनिट है, सॉरी बेसिक नहीं, एसआई यूनिट है, उसको कहते हैं, बेसिक यूनिट जैसी कोई चीज नहीं होती, एसआई यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कुलम्ब है। क्लियर? कुलम्ब को हम लोग लिखते हैं ऐसे, 1 कुलम्ब, ऐसे कैपिटल C, और इसी को अगर लिखना चाहे तो अगर पूरा नाम लिखते हैं तो वो हो जाता है COULOMB, कुलम्ब। क्लियर? ये यहां पर ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम लोग यूनिट लिखते हैं किसी चीज की, तो अगर वो यूनिट किसी पर्सन के नाम पर पड़ी है या किसी साइंटिस्ट वगैरह के नाम पे पड़ी है, सिंपली किसी पर्सन के नाम पर है, तो जब भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो यूज करते हैं कैपिटल। ठीक है, और जब उसको लिख रहे होते हैं पूरा नाम तो यहां पर बनाते हैं स्मॉल सी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इन केस ऑफ दोज एसआई यूनिट्स जहां पर कि वो बनी हुई है किसी के नाम पर या पड़ी हुई है किसी के नाम पर, जैसे कि न्यूटन जब हम लोग सिर्फ एन लिखते हैं तो कैपिटल एन लिखते हैं, और जब स्मॉल में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, न्यूटन। ठीक है, ये कन्वेंशन है हम लोग का, ऐसा लेकर चलते हैं। इसी तरीके से हर्ट्ज के केस में, वॉट के केस में, इन सब में ऐसा चलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट काफी लोग को पता नहीं होता है, जबकि ये हमारे बुक में ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक तो ये प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या कहते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। उसके बाद दूसरा इस पे जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, दैट्स इट। उसमें चार्ज कभी ना तो बनेगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, जितनी क्वांटिटी उसकी है वो उतनी रहेगी, कहीं पर कम होगी कहीं पर ज्यादा। यानी कि इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो अगर एक बकेट पानी है हम लोग के पास, तो वो एक बकेट पानी ही रहेगा। अगर उससे एक ग्लास निकालकर यहां पर हम लोग पुट कर दें बगल पे, और इस पूरे सिस्टम पे पानी को चेक करें कितना है, तो एक ग्लास निकाला था और रख दिया था यहां पर, और इस पूरे को देखा तो उतना ही है।
यानी कि अगर बोला जाए कि एक कमरा है, कमरे के अंदर एक बकेट में पानी भरा हुआ है, उससे एक गिलास पानी निकाला, उसी कमरे के अंदर रख दिया, फिर पूछा कि उस कमरे के अंदर कितना पानी है, तो बोलेंगे जितना बकेट में था उतना ही है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, बट जो टोटल है वो उतना ही है। इसी तरीके से यहां पर भी होता है कि अगर कोई एक बॉडी है और उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो अगर टोटल चार्ज हम लोग यहां पर देखें तो टोटल चार्ज, क्योंकि इस पे भी मान लीजिए कि अगर एक माइक्रोकुलाम है ये और ये एक माइक्रोकुलाम है और इस पे ये निगेटिव है, निगेटिव नेचर का, तो इसका जो टोटल चार्ज बनेगा, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस लगा दिए, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज बनेगा वो बन जाएगा 1 माइक्रोकुलाम प्लस यहां पर लगेगा -1 माइक्रोकुलाम और ये बन जाएगा 0 कुलाम, ठीक है, या 0 माइक्रोकुलाम, कुछ भी लिख दीजिए, ये 0 हम लोग का निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर आपने ध्यान दिया एडिटिविटी ऑफ चार्जेस पे हमें क्या करना है, एक एल्जेब्रिक सम लेना है जहां पर कि 1 माइक्रोकुलाम लिखा, ये पॉजिटिव नेचर का था, उसके बाद प्लस लगाया, उसके बाद फिर माइनस लगाकर लिखा, तो 2 चार्जेस ऐड होंगे विद देयर, जो उनके साथ एसोसिएटेड होता है ये साइन, ठीक है। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हो रही थी, तो ये चार्ज कंजर्व है अगर हम इस पे किसी दूसरे बॉडी को लाकर रब करें और इसका ये वाला चार्ज निकल कर क्या हो जाए, यहां आ जाए, तो ये निगेटिव वाला आया तो 1 माइक्रोकुलाम इधर आ गया। तो अब देखो इस बॉडी पे भी 1 माइक्रोकुलाम है और इस बॉडी पे भी -1 माइक्रोकुलाम है, तो यहां पर सिर्फ चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये पूरी की पूरी बॉडी चार्ज दिखने लगी विद 1 माइक्रोकुलाम और ये वाली बॉडी चार्ज दिखने लगी विद -1 माइक्रोकुलाम। क्लियर, बात समझ पे आई? तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ एक हम लोग के बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं विद इन द सिस्टम। क्लियर। फिर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो हमें पता चल गया कि अगर कहीं पर चार्जेस रखे हो या किसी बॉडी में चार्जेस हो, टोटल चार्ज हमें निकालना है तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस लगाएंगे, क्योंकि नेचर में 2 तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उन सबको ऐड ही करेंगे विद देयर साइन, ठीक है। तो हम लोग का जो भी आंसर होगा वो निकल कर आ जाएगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है कि देखो चार्ज कभी बनेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। फिर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो बताता है कितना होगा, ठीक है, किस तरीके से होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यह होता है कि देखो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, बट वो हमेशा होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, जहां पर कि ई की वैल्यू होती है 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब, और इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब। इसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। क्लियर? तो इस बॉडी से इस बॉडी में जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E इस तरीके से होगा, या फिर एक बार में डायरेक्ट भी आ सकता है, 8E एक बार में डायरेक्ट आ सकता है, 10E एक बार में आ सकता है, 1000E एक बार में आ सकता है। बट कभी भी चार्ज ऐसे नहीं जाएगा 3/2E 1/2E, ठीक है, या 6/9E, ऐसा कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमेशा जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो 1E 2E 3E 4E ... 5E 6E ... NE, इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होगा। कभी भी ये 3/2E 4/6E या 7/3E ऐसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किस तरीके से जाएगा, ई के टुकड़ों में जाएगा। 10 ई जाएंगे, 100 ई जाएंगे, 1000 ई जाएंगे, 1,00,000 ही जा सकते हैं, बट कभी भी आधा ई 1/4 ई इस तरीके से नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये थी सारी प्रॉपर्टी किसकी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की। अब देखिए इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और एग्जाम्पल क्या है हम लोग का कि इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब होता है।
ठीक है, कुलाम्ब एसआई यूनिट होती है चार्ज की। तो इफ 10 टू द पावर 9 कुलाम्ब, 10 टू द पावर 9 ई इतना चार्ज है, मूव आउट ऑफ अ बॉडी, कोई एक बॉडी थी, इस बॉडी से निकला इतना चार्ज, टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में इतना चार्ज निकल रहा है किसी एक बॉडी से, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी। तो दूसरी बॉडी में, इस बॉडी से निकलकर इस बॉडी में पर सेकेंड, हर एक सेकेंड ये जा रहा है चार्ज, ठीक है, समझे। तो इस बॉडी में 1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? सिंपली, बहुत सिंपल है ये। आपको यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए। यूनिटरी मेथड क्या होता है? इसको मैं टॉफी मेथड भी कहता हूं। यानी कि अगर आपको पता है कि 20 रुपीज की जो टॉफीज हैं वो है 40 टॉफीज, तो मैं पूछ लूं 1 रुपए की कितनी टॉफी होगी, तो आप कहेंगे 40 टॉफी डिवाइडेड बाई 20 रुपीज, यानी कि 2 टॉफी पर 1 रुपीज। 1 रुपीज में हमें मिलेंगी 2 टॉफी। तो अब मैं कुछ भी पूछूं, 100 टॉफी पूछूं, 200 टॉफी पूछूं, 250 टॉफी पूछूं, अगर मैंने पूछ लिया कि 300 रुपीज की बताओ कितनी टॉफी मिलेंगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2t इंटू 300 RS, तो RS से RS कैंसिल हो जाएगा और ये निकल कर आ जाएगा 600t। 600 टॉफी हमें मिलेंगी। तो यहां पर भी वही चीज है कि पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि चार्ज ट्रांसफरिंग पर सेकेंड जो है, 1 सेकेंड में, अगर मैं इसको लिख दूं, 1 सेकेंड में 10⁹ ई हो रहा है। ये है कितना, ये कुछ चार्ज है जो कि 1 सेकेंड में जा रहा है, ठीक है, चार्ज पर सेकेंड है ये। और हमें बताना है कि 1 कूलम्ब कितना होगा, और ये जो बनेगा वो बन जाएगा कितना, इसको 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा है। हमें बताना है टाइम, हमें क्या बताना है, टाइम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये पता है, देखो हमें कि 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इस बॉडी से निकलकर इस बॉडी में जाने में समय लगता है 1 सेकेंड। तो हमें 1 कूलम्ब चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी तक ले जाने में कितना लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब यहां पर हम लोग सिंपली इसको डिवाइड पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग का 1 डिवाइडेड बाई 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास एक नंबर निकल कर आएगा और वो हो जाएगा कुछ इतना। ठीक है, कितना हो जाएगा 198 ईयर्स। समझे, 1 कूलम्ब कितनी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो हमें क्या रखना है ध्यान कि इतने देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे एवरी सेकेंड, तो लगभग हमें 198 ईयर्स यानी कि लगभग हमें 200 साल लग जाएगा 1 कूलम्ब को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने में। यानी कि जो कूलम्ब है वो बहुत बड़ी यूनिट है, और इसकी हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट ये ना लेकर माइक्रो कूलम्ब या मिली कूलम्ब या नैनो कूलम्ब इस तरीके की यूनिट्स का यूज करते हैं। माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 कूलम्ब को हम लोग बोलते हैं माइक्रो कूलम्ब, मिली कूलम्ब यानी कि 10⁻³ कूलम्ब, और नैनो कूलम्ब यानी कि 10⁻⁹ कूलम्ब। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ठीक है, ये सब इस पे इस तरीके से चलता है। यहां पर फिर आ जाता है मिली के पहले सेंटी यानी कि 10⁻², ये सारे मल्टीप्लायर होते हैं 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12 और ये 10⁻15। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहां तक अभी जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद भी होता है बट उस पर हमें जरूरत नहीं है, फिर वो हमें धीरे धीरे चीजें आगे पता चलती रहती हैं। बट अभी क्या समझना है, इतना हमें टाइम लगेगा
ठीक है, तो इससे अभी क्या पता चला कि 1 कूलम जो यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, इस वजह से हम छोटे छोटे यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और अगर हमें अंदाजा लगाना है कि एक क्यूबिक पीस ऑफ कॉपर जिसके की साइड 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि एक क्यूब बनाओ जिसका की जो साइड हो वो कितना हो 1 सेंटीमीटर का, सारी क्यूब है तो सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर की, तो उसमें अबाउट 2.5 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये था आज का हम लोग का डिस्कशन, किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पर हम लोग कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।